हेलो गाइज। जेएसएससी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन में आज हम लोग देखने वाले हैं सहायक प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 28/6/2015 का मैथ सॉल्यूशन और उत्पाद निरीक्षक या सहायक उत्पाद निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 18/10/2015 का मैथ सॉल्यूशन। तो फटाफट से चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जैसे 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी विज्ञान में और 80 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी विज्ञान और गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे? चलिए देखते हैं। 100 विद्यार्थी, टोटल 100 विद्यार्थी कह रहा है, तो 100 विद्यार्थी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इसको एक बॉक्स के रूप में दर्शा लेते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है 60 विद्यार्थी विज्ञान और 80 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 2 सब्जेक्ट है। एक यहाँ इस तरह से बना लेते हैं और एक इस तरह से। अच्छा कि इस तरह से इसलिए बना है कि यहाँ पे आगे कह रहा है कि 5 विद्यार्थी विज्ञान और गणित दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहने का मतलब दोनों विषय यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे दोनों विषयों को एक साथ डिनोट कर रहा है, इसलिए इस तरह से बना हुआ। ठीक, चलिए। तो इसमें कह रहा है टोटल 100 विद्यार्थी है और इसमें 5 विद्यार्थी जो है सो अनुत्तीर्ण हो गया है। तो टोटल कितना विद्यार्थी, यानी कि 95 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक, 9 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब इसमें से कह रहा है कि 60 विद्यार्थी जो है सो विज्ञान में और 80 विद्यार्थी गणित में, और 80 विद्यार्थी गणित में, 80 विद्यार्थी गणित में, यानी कि टोटल कितना 140 विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए। लेकिन इसमें से क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, इसके कारण से ये 140 विद्यार्थी हो गए। अब इसमें आगे क्वेश्चन कह रखा है कि कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं। इसमें 140 विद्यार्थियों में भी क्या है कि कुछ विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, कुछ विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं और कुछ विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केवल दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि 140 विद्यार्थी टोटल हो गया और इसमें हम लोग जान रहे कि 95 विद्यार्थी जो है सो उत्तीर्ण हुए। 100 विद्यार्थी में से 95 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। इसमें 95 अगर घटा देंगे तब इससे ये पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट जो है सो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। 10 में 5 5 0 में 4, यानी कि 45 विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। सो 45 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ये। अगला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि अंत बिंदुओं 1 1 और 2 2 व्यास वाले वृत्त का समीकरण है। तो इसको बनाने के लिए चलिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे ये वृत्त हो गया। ठीक, ये पे 2 गया, अंत बिंदु करा। अंत बिंदु करने का मतलब ये और ये। ठीक, ये दोनों अंत बिंदु है, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। इसका क्या दे रखा है, एक है 1 1 और एक है 2 2। ठीक, और ये हो गया वृत्त का केंद्र, आने की, और इसको हम लोग बोलेंगे आर। ठीक, वो तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे व्यास ए बी की दूरी, व्यास ए बी की दूरी। इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, व्यास ए बी है तो इसको हम लोग 2r भी कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए x2 क्या है, इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। ठीक, तो x2 कह रहा है तो x2 क्या है, तो x2 2 है और ये 1 है, इसको स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है, यहाँ पे वही 2 और 1 है, तो ये हो जाएगा इसका। आने की हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2r इक्वल टू निकल गया √1 प्लस 1, यानी कि r निकल गया √2/2। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2/√2 इंटू √2। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1/√2, r इक्वल टू 1/√2 निकल गया। ठीक, अब r स्क्वायर इसको हम लोग क्या कहेंगे 1/2। यहाँ तो बात समझ में आ गया, ये वाले हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं
कि वो जो है सो इसको इस तरह से लिखेंगे, केंद्र वो ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक, मध्य बिंदु है, ठीक, क्या है वो केंद्र ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कि इसका निर्देशांक एक्स वाई के रूप में निकालना होगा। एक्स वाई का ही के रूप में इसको निर्देशांक कैसे निकालते हैं, देखिए वो का निर्देशांक, वो का निर्देशांक करने का मतलब ये भी का ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का किसी भी दूरी का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 बाय 2, ठीक, ये हो गया। फिर y2 प्लस y1 बाय 2, ये हो जाएगा पूरा इसका निर्देशांक। तो फिर से वही बात है, x प्लस x2 और x1 क्या है, x2 2 है और 1 है, यानी कि 2 प्लस 1 और फिर वहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो का निर्देशांक निकल गया 3/2 और 3/2, ये वाला चीज निकल गया, क्या निकल गया 3/2 और 3/2, ठीक, यहाँ तक बात समझ में। चलिए आगे सॉल्व करने के थोड़ा इसको निकाल लेते हैं। बोल रहा है वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वृत्त का समीकरण देखिए इस तरह से निकालते हैं, x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस फिर लिखेंगे y माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ठीक, ये वृत्त का समीकरण कहलाएगा। तो चलिए निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये इंटू बी हो जाएगा 3/2, ठीक, -2 ये भी, फिर वही प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा -2 ये यानी कि वाई बी हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक, यहाँ तक बात है। फिर देखिए इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 कट जाएगा तो -3x हो जाएगा, फिर उसी तरह से निकलेगा वाई स्क्वायर प्लस 9/4, यहाँ पे 2 कट जाएगा तो वहाँ पे निकलेगा -3y, अब यहाँ पे निकल गया 1/2, ठीक। अब देखिए क्या होता है, आप इसको एक साथ सब कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y, फिर हो जाएगा प्लस 9/4 प्लस 9/4 इक्वल टू 1/2, ठीक। फिर से इसको दोबारा लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y। अब देखिए इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आ जाएगा 9/2, ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे 9/2, आप इसको भी जो इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा -1/2, इधर क्या बचेगा 0। फिर अब देखिए क्या निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y, यहाँ पे प्लस इन दोनों को, अब इसको इन दोनों को अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या निकलेगा 4 इक्वल टू 0। ये क्या कहलाएगा वृत्त का समीकरण, यही जो है सो वृत्त का समीकरण आने की ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक उत्पाद पर 15% छूट 15% और अंकित मूल्य 1500, अंकित मूल्य देखिए अंकित मूल्य 1500 रुपया है। अंकित मूल्य किसको बोलते हैं, MRP यानी कि मार्केट रेट प्राइस जो लिखा हुआ रहता है उसको कभी वस्तु में लिखा रहता है MRP, उसको हम लोग मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य बेचते हैं, उसमें कुछ छूट दिया जाता है। तो इसमें दिया 15% का छूट दिया, 15% का छूट यानी कि 100 में 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 85%, तो इतना आ जाएगा इसका बिक्री मूल्य। तो बिक्री मूल्य निकालने बोल रहा है तो बिक्री मूल्य क्या आ जाएगा 1500 का 85 निकालेंगे तो 85 इक्वल टू 100, आप इसको ये पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य प्राप्त कमीशन का 20 गुना है। चलिए बिक्री मूल्य जिसको आने के जितना हम लोग बेचते हैं, ठीक, इसको बिक्री मूल्य कहते हैं, बिक्री मूल्य, और यहाँ पे दिया है कमीशन, कहता है बिक्री मूल्य जो है कमीशन का 20 गुना, यानी कि मान के चलो x रुपया है तो इसका 20 गुना 20x रुपया। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि अगर वो 20x रुपया का सामान बेचता है तो उसको x रुपया कमीशन दिया जाता है, ठीक। आते बात समझ। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कमीशन की दर क्या है, कमीशन की दर क्या है, इसका कहने का मतलब है कि ये 20x रुपया में उसको x रुपया का कमीशन मिलता है,
तो 1 रुपया में उसको कितना कमीशन मिलता होगा, वही उसका कमीशन का दर कहलाएगा। ठीक, तो देखिए निकालते हैं। यानी कि हम लोग क्या जान रहे हैं कि 20 रुपया में उसको x रुपया का कमीशन मिल रहा है। तो 1 रुपया में उसको क्या मिलेगा, x बाय इसको डिवाइड कर देंगे 20x से, तो इतना रुपया कमीशन मिलेगा। x करके आते हैं क्या निकलेगा 0.05 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर 0, किसी संख्या मान के चलो किसी संख्या कौन सी है x, इसका व्युत्क्रम लिखने के लिए क्या करना होगा, इसको 1/x, इसका यही व्युत्क्रम होता है। ठीक, ये दो संख्या हो गया, इसका x और इसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/x। इसका कह रहा है कि इसका अंतर जो है सो 0 है, यानी कि x माइनस 1/x इसका तो होता है 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 1/x इसका तो 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इसका तो 0, ये इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे क्या निकल गया, ये स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इजकल टू 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x प्लस 1 इजकल टू यहाँ पे इधर जाता है 0 आ जाएगा, यानी कि x निकल गया माइनस 1। ठीक, पहला ही निकल गया। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x माइनस 1 इजकल टू 0, तो x बराबर 1, यानी कि हम लोग क्या देखें कि 1 माइनस 1 हो गई 1, ये दो चीज निकल गया। वही चीज यहाँ पे कर रहा है, तो क्या हो जाएगा संख्या 1 माइनस 1। ठीक, ये ऑप्शन सी आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई जो है सो 7 है, ये x प्लस वाई इजकल टू 7। फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 20, तो x माइनस वाई इजकल टू वाट, ये क्या होगा। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 20 दे रखा है, तो इसका मतलब होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इजकल टू हम लोग क्या है 20। अब यहाँ पे x प्लस वाई का मान दे रखा है 7, तो x माइनस वाई इजकल टू क्या आ जाएगा 20, तो x माइनस वाई इजकल टू क्या आ जाएगा 20 माइनस 7। इसको देखिए डिवाइड करेंगे क्या निकल रहा है 7 2 14 6 7 56 7 5 35 5 5 5 इस तरह चलते रहेगा, यानी कि हम लोग कर सकते हैं 2 8 5 7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन में है कि 10 10 मूल्य क्या, बाइनरी मूल्य क्या है, बाइनरी मूल्य, चूंकि यह एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें बाइनरी मूल्य में चेंज करने बोल रहा है, दशमलव है इसको 19 10, ये दशमलव इसको कभी कभी दार्शनिक प्रणाली लिखा जाता है। ठीक, दार्शनिक प्रणाली भी लिखा जाता है। तो इसको देखिए कैसे चेंज करते हैं, इसको बाइनरी प्रणाली में किसको कैसे लिखेंगे। बाइनरी प्रणाली में लिखने के लिए इसको जो है बार बार 2 से डिवाइड करते रहना होगा, उसको और उसका रिमाइंडर क्या बचेगा उसको इधर ये साइड में लिखते रहना होगा। तो देखिए क्या 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 9 यानी कि 2 9 18, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे 2 9 18, इसमें 18 घटाएंगे कितना बच गया 1 लिख दिए। फिर 2 से इसको करेंगे 2 चौका 8, यहाँ पे 4 लिखेंगे कितना बच गया 2 चौका 8 में 8 घटाएंगे तो 1। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 लिखेंगे 2 दूनी 4, तो 4 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा 0, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, यहाँ पे 1 लिखेंगे 2 1 2, यानी कि 2 इसको घटाएंगे क्या देगा 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अब इधर से इसको ये साइड में लिख देना, क्या लिख रहे हैं कि 1 0 0 1 1। ठीक, ये हो गया बाइनरी नंबर, यानी कि 19 10 का बाइनरी नंबर जो है ये हो जाएगा, क्या बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हेक्साडेसिमल 1C16 मूल्य का बाइनरी मूल्य क्या है। चलिए यह एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर के कुछ बात को देखिए समझ लेते हैं। देखिए क्या है, इसमें 3 चीज होता है, एक होता है हेक्साडेसिमल, दूसरा होता है दशमलव, इसको कभी कभी दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। ठीक, दशमलव को क्या बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली। उसके बाद आता है बाइनरी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होता है, कितना 16 अंक इसको कर सकते हैं, 16 अंक इसमें पाया जाता है, 16 अंक होता है। दार्शनिक प्रणाली में 10 अंक होता है और बाइनरी में सिर्फ 2 अंक होता है, यानी कि कोई भी संख्या को 2 अंक से ही हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब हेक्साडेसिमल में 16 अंक कौन कौन सा होगा, तो 16 अंक होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी और ई। ठीक, यानी कि 10 11 12 13 14 15
16 ये तक, यहाँ 1 तक होता है। ठीक, ये हेक्साडेसिमल में ये 16 अंक होता है, बस इतना तक होता है। दशमिक प्रणाली में कौन कौन सा अंक होता है? दशमिक प्रणाली में अंक होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस दशमिक प्रणाली में इतना अंक होता है। उसके बाद अब बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में 2 अंक होता है, 0 और 1, सिर्फ 0 और 1। ठीक, अब ये चीज होता है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हेक्साडेसिमल जो सो 1C16 है, तो वो मूल्य का बाइनरी मूल्य क्या है, यानी कि इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में लाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि हेक्साडेसिमल में जो बिट लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले डेसिमल में चेंज करेंगे, यानी कि दशमलव वाला चेंज करेंगे, फिर दशमलव से इसको हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन आप देखिए, इसको अच्छा लिखते हुए कैसे, मान के चलो हेक्साडेसिमल को लिखना है, कैसे लिखेंगे? मान के चलो इसको लिखेंगे 271, तो यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि यह एक हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो 2AC ये भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि यही मतलब ये 16 अंक है, 16 अंक के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इस तरह से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल। अब दशमलव को ये इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखा जाता है, मान के चलो 52 10 लिख दिए, या फिर ये 10, यानी कि नीचे में इसका जो 10 ये लिखा हुआ रहेगा, मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये डेसिमल में लिखा हुआ है। उसी तरह से अगर बाइनरी वाले को कैसे समझेंगे? बाइनरी में इस तरह से लिखा होगा 1 0 0 1 1, यहाँ पे लिखा होगा 2, या तो फिर इस तरह से लिखा होगा 0 1 1 0, इस तरह से भी लिखा हो सकता है। ठीक, तो ये इस तरह से लिखा होगा, आगे के हम लोग समझ जाएंगे क्या है बाइनरी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 1C16, आप देखो ये इस तरह से लिखा, हम लोग जान गए कि क्या है हेक्साडेसिमल है। अब क्वेश्चन में लिख भी रखा है कि हेक्साडेसिमल मूल्य का बाइनरी मूल्य। अब इसको बाइनरी मूल्य क्या है, बाइनरी यानी कि इस तरह से इसको लिख करके दिखाना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए क्वेश्चन में क्या है कि 1C16, अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, और C को हम लोग कैसे इसको 12 से डिनोट करेंगे, क्यों? देखिए चलिए बताते हैं, जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या था ये ABCDE हो गया, यहाँ पर था इतना, हेक्साडेसिमल में इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है C वाला ये चीज, तो यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे हैं, ये हो जाएगा 9, यानी कि 10 हो जाएगा, 9 ये 9 हो गया, यहाँ से 0 से 1 ये 9 हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं 10, इसको कहते हैं 11, इसको कहते हैं 12, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12, 1 और 12, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 1 को 1 रहेगा और C को 12 रहेगा। ठीक, ये चीज होगी। अब इसमें क्या होता है ना, ये बाइनरी मूल्य में लिखने के लिए करा है, तो बाइनरी मूल्य में लिखने के लिए सबसे पहले ये हेक्साडेसिमल में, तो इसको हम लोग डेसिमल में लिखना होगा, डेसिमल में चेंज करना होगा। ठीक, तो डेसिमल में देखिए चेंज करने के लिए इस तरह से करते हैं कि ये जितना भी लिखा हो रहा था उसको हम लोग 16 पर पावर 0, 16 पर पावर 1, 16 पर पावर 2, 16 पर पावर 3, 16 पर पावर 4, इससे हम लोगों को मल्टीप्लाई करते जाना होता है, तब जाकर के वो डेसिमल में चेंज हो जाता है। तो कैसे उसको चेंज करके देखिए, यहाँ पे दो अंक दिया हुआ है, एक 1 और एक 2, 2 अंक दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ अगला रहेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो यहाँ पे 0 और 1, तो यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करना है 16 पर पावर 0 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 को 1 से। ठीक, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से गिनते हैं कि 0 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 को 16 पर पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 16। अब यहाँ पे 16 पर पावर 0, 16 पर पावर 0 इसका मतलब होता है 1। ठीक, इसका एक आगे हम लोग अगला पहले वाले वीडियो में बताएं कि x पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कोई भी संख्या का अगर पावर 0 रहे तो उसका 1 होता है। मान के चलो अगर हम लोग बोलेंगे कि 24 पर पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, कोई भी संख्या का अगर पावर 0 रहे तो उसका 1 हो जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या जाएगा 1। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्या जाएगा 12, यानी कि क्या देख रहे हैं कि ये 28 निकल गया। ठीक, अब देख रहे हैं कि ये हेक्साडेसिमल था, अब हेक्साडेसिमल से ये आ गया क्या डेसिमल में, तो डेसिमल में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं 28/10। हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल में चेंज कर दिए। अब डेसिमल को हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी में, तो बाइनरी में देखिए कैसे चेंज करेंगे। बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करना होता है कि 2 से उसको बार बार उसको डिवाइड करते रहना पड़ता है जब तक कि वो 0 ना हो जाए। तो चलिए ऐसे ही करते हैं, जैसे 28
यहाँ पे अभी 2 से करेंगे, 2 14 है 28, 2 14 जा इतना, यानी कि कितना हो जाए आपके 0, 28 करेंगे चला जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 7 जा 24, 2 7 जा 14, 14 इसमें घटाएंगे क्या जाएगा 0, 2 3 जा 6, 7 में 6 घटाएंगे क्या जाएगा 1, फिर हो जाएगा क्या 2 से इसको करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 3 में 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 1। ठीक, अब देखिए अब ये 2 से लगेगा नहीं लगेगा, बस इतना ही आएगा इसमें। ठीक, अब इसको लिखना कैसे, तो इसको इस तरह से यहाँ पे लिखना है और नीचे से ऊपर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 1 1 1 0 0। ठीक, ये आपका हो गया बाइनरी, क्या हो जाएगा बाइनरी। तो हम लोग सीधा इसको कहेंगे कि 1C16 का बाइनरी मूल्य, इसका बाइनरी मूल्य कहने का मतलब बाइनरी में का अंक, बाइनरी अंक का क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 2। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन भी है कि cosec x प्लस cot x इक्वल टू 5 हो, तो cot x माइनस cosec x इक्वल टू 1, यानी कि ये इसका क्या होगा मान। तो इसको क्या करते हैं ना कि इसमें सबसे पहले दोनों तरफ, यानी कि cot x माइनस cosec x, दोनों तरफ cot x माइनस cosec x से गुना करने पर देखिए क्या होता है, इसको गुना करेंगे cosec x माइनस प्लस cot x इंटू cot x माइनस cosec x इक्वल टू 5, इसको भी करेंगे cot x माइनस cosec x। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा cosec x इंटू cot x। ठीक, प्लस और माइनस माइनस cosec स्क्वायर x, फिर क्या हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा cot x इंटू cosec x, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा 5 इंटू cot x माइनस cosec x। यहाँ पे बात समझ आ गई, चलिए देखते हैं cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, यहाँ पे और यहाँ पे है माइनस cot x इंटू cosec x, यानी इधर प्लस का इधर माइनस में, तो ये दोनों काटिए, एक ही चीज़ क्या बच गया माइनस cosec x स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू 5 cot x माइनस cosec x। यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा, क्या जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, अगर इसको x को माइनस को बाहर निकालते हैं तो ये वाला आ जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 5 cot x माइनस cosec x। हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ जानते हैं कि cosec x स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे -1, यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब ये 5 इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर करेंगे क्या जाएगा डिवाइड में, तो आने की -1/5 आ गया। यहाँ पे क्या बच गया cot x माइनस cosec x। ठीक, यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन में क्या कर रहा है cot x माइनस cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1/5, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या आ रहा है -0.2, क्या आ जाएगा -0.2। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में है x पर पावर 7 इक्वल टू 4 7 8 2 9 6 और 9, तो x का मान क्या हो जाएगा। ठीक, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में क्या है कि 9 9 सब में लिखा हुआ रहता है, 9 9 सब में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसी का ही होगा, 9 का पावर 7 हो जाएगा। ठीक, इसी का ही होगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, इसको 9 को अगर इस तरह से करेंगे 9 इंटू 9 इंटू, यानी कि 7 बार इसको लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए 6 9, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन में 8xy इक्वल टू 64, फिर x प्लस y इक्वल टू 7, तो कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखें, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है
ये पर पावर एक्स वाई, तो इसको भी ये बेस करते हैं, इसको ये हो गया, तो इसको भी बेस निकालेंगे, क्या लगेगा ये पर पावर 2, इसको भी कर सकते हैं ना 64, ये और ये दोनों बराबर हो गया, तो इसको ये मतलब कह सकते हैं कि एक्स वाई इजकल टू 2, ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया। ठीक, जब ये बेस सेम होता है तो ये भी सेम होता है, यानी कि एक्स वाई इजकल टू 2, ये मेरा निकल गया। एक्स प्लस वाई इजकल टू यहाँ पे 7 दे रखा है, अगर इन दोनों को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2xy इजकल टू 49। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे 2xy, तो एक्स वाई 2 दे रखा है, तो 2xy क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 49 आने की हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू निकल गया 45, आंसर ऑप्शन नंबर बी। हेलो नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या के दोगुने का वर्गमूल 3 हो, किसी संख्या मान के चलो एक्स वर्गमूल एक्स के दोगुने, इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2x का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालने का बात कर रहा है कि इसको इस तरह से करेंगे, इसका वर्गमूल किसके बराबर है 3 के बराबर है। ठीक, किसी संख्या के दोगुने का वर्गमूल 3 है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। तो बोल रहा है कि वह संख्या क्या है, यानी कि x क्या है। ठीक, तो देखिए अब ये यहाँ पे जाएंगे तो इसको हम लोग ये छतरी है, तो ये छतरी को हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर, और यहाँ पे भी करेंगे स्क्वायर, यह छतरी हट जाएगा, यानी 2x आ जाएगा, इसको 3 दिया 9, ये हो जाएगा। फिर ये x है तो यहाँ पे क्या जाएगा 9/2, तो x इसका तो हम लोग क्या कहेंगे 4.5। अगला नंबर क्वेश्चन में है कि 1000 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इजकल टू वाट, यानी इसका मान क्या है। ठीक, तो इसमें फॉर्मूला में तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, तो उसी तरह से इसको करते हैं। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा ये, यानी कि ये हो गया प्लस बी क्या है 100 इंटू ये माइनस बी, फिर से वही लिखेंगे 1000 माइनस 100, ये वाला हो गया, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी, इसको उसी तरह में तोड़ेंगे, यानी कि 10 प्लस 9 हो जाएगा, ये प्लस बी इंटू 10 माइनस 9 ये माइनस बी इजकल टू कुछ नहीं, अभी इसको निकालना है। ठीक, यहाँ तक आगे फिर इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इतना इंटू 900 प्लस यहाँ पे 19 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 पर 40 प्लस 19, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या रहा है 99 पर 00 19, ये फाइनल आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई और त्रिज्या 5 मीटर है, तो तल क्षेत्रफल है। सिलेंडर की ऊंचाई, सिलेंडर कह रहा है तो सिलेंडर बना लेते हैं। देखिए सिलेंडर इस तरह से होता है। ठीक, इसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर कर रहा है, तो ऊंचाई और त्रिज्या देखो इसको बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको त्रिज्या बोलते हैं, तो त्रिज्या के बराबर ही यही ऊंचाई है, तो मान के चलो इतना होगा ये। ठीक, इतना ही ऊंचाई का ये सिलेंडर हो गया। ये ऊंचाई क्या दे रखा है 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर दे रखा है और ऊंचाई भी 5 मीटर, ऊंचाई और त्रिज्या दोनों क्या है 5 मीटर। तल क्षेत्रफल हो रहा है, तल क्षेत्रफल कहने का मतलब इसको संपूर्ण क्षेत्रफल कहते हैं। तल क्षेत्र एक होता है, देखिए एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को ही हम लोग बोलते हैं तल क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर क्या है, वक्र पृष्ठ मान के चलो देखिए मार्कर में क्या है सिलेंडर जैसा है, तो इसका अगर ये गोलाई का चारों साइड का केवल क्षेत्रफल निकले, चारों साइड का क्षेत्रफल अगर निकालना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है कि ये चारों साइड का तो निकलेगा नहीं, और उसके साथ साथ में ये नीचे वाला जो बन रहा है उसका भी, और ये ऊपर में इस तरह का गोलाई जो बन रहा है उसका भी, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल निकलेगा, वो कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और तल क्षेत्रफल। तो वही यही चीज क्वेश्चन में निकालना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण यानी तल ठीक क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं 2πr इंटू यार प्लस एच। ठीक, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई का मान ठीक पाई रखते हैं, यार क्या दिया है 5 दिया हुआ है, यार फिर से 5 और एच भी क्या है 5 दोनों सेम है, तो क्या देख रहे हैं कि 2 इंटू पाई यहाँ 5 5 10 50 यानी क्या हो जाएगा
100 पाई मीटर स्क्वायर आंसर। सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 मीटर भुजा की एक वर्गाकार भूमि के एक कोने में एक बकरी जो है सो 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। वर्गाकार भूमि के बारे में कह रहा है, तो वर्गाकार भूमि एक बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया वर्गाकार। फिर इसमें कह रहा है ये 30 मीटर भुजा वाला, यानी कि वर्ग में चारों साइड इक्वल होता है, तो ये 30 मीटर है। ठीक, 30 मीटर, चारों साइड जो है 30 मीटर है। इसमें कह रहा है कि भूमि की एक कोने में 14 मीटर लंबी से रस्सी से बंधा हुआ है, और बोल रहा है कि वह कितने क्षेत्र तक चल पाएगी। मान के चलो ये वाला कोना में, एक वाला कोना में यहाँ से 14 मीटर लंबा रस्सी है, यहाँ पे एक बकरी बना हुआ है। ठीक, तो अब ये कितना क्षेत्र को चल पाएगी, इतना ही, ये मतलब यहीं पे गोल गोल घूम करके यहाँ पे इस तरह से इतना ही क्षेत्र तक चल पाएगा, यानी कि ये वर्गाकार का क्षेत्र का जो है कितना भाग चल पा रहा है, इतना भाग चल पा रही है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वृत्त का ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तिर्यक खंड। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिर्यक खंड। ठीक, और ये वाला क्या है 90 डिग्री, चूंकि वर्ग है तो ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि ये बकरी कितना क्षेत्र तक चल पाती है। तो देखिए निकालते हैं क्या होता है, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। तिर्यक खंड का क्षेत्रफल के लिए हम लोग जानते हैं कि थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा का मान क्या दे रखा है 90 डिग्री, और ये क्या है 360, फिर पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7। आर स्क्वायर जो है सही है, देखिए इसको आर स्क्वायर बोलेंगे, यहाँ पे है 14, तो 14 हो जाएगा। क्या देखते हैं, ये हो जाएगा 9 चौक 36, 2 और 2 7, यहाँ पे हो गया, यानी कि 154 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया इसका आंसर, 154 स्क्वायर मीटर तक जो क्या वो चल पाएगी। ठीक, ऑप्शन बी आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लोहे की छड़ जिसकी ऊंचाई 10 मीटर और घनफल 200 घन मीटर है। एक छड़ के बारे में बोल रहा है, तो छड़ जैसे मान के चलो बना लेते हैं, यह एक छड़ है, क्या है, छड़। ठीक, ये छड़ है मान के चलो, इसकी ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ पे दे रखा है कितना 10 मीटर, ऊंचाई लंबाई दोनों एक ही होता है। ठीक, घनफल कहने का मतलब इसको आयतन बोल रहा है। ठीक, घनफल कहने का मतलब इसका आयतन। तो घनफल आने की आयतन कितना दे रखा है 200 मीटर क्यूब। ठीक, तो उसका बेस क्षेत्रफल निकालना, यानी कि ये लोहे के छड़ का बेस क्षेत्रफल, बेस क्या बोलेंगे इसको जो है सो बेस बोला जाता है। तो इसका बेस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक, तो ये बेस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई, ये सर्कल के जैसा दिख रहा है, वृत्त के जैसा दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये चीज निकालना है। ठीक, अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये छड़ का आयतन दे रखा है, तो आयतन, ये छड़ के साथ बेलन जैसा दिख रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब इस बेलन का आयतन दे रखा है यहाँ पे 200 मीटर क्यूब। ठीक, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। यार हम लोगों को मालूम नहीं है, इसको निकालना है, और एच क्या दे रखा है 10 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों का यार ये स्क्वायर क्या निकल गया, यानी कि इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 7/22। ठीक, इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर हम लोग ये देख लेंगे। ठीक, फिर आगे देखिए क्या क्वेश्चन में कर रहा है, उसका बेस क्षेत्रफल निकालना। बेस क्षेत्रफल का हम लोग अभी क्या बेस, इस छड़ का बेस क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, और आर स्क्वायर का अभी हम लोग यहाँ पे निकालें, क्या निकालें 20 × 7 × 22। ठीक, तो अब इसको बता दीजिए क्या निकल गया 20, तो क्या निकल गया 20 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 मीटर 20 मीटर की समांतर भुजा वाले और ऊंचाई 10 मीटर वाले एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज आने की इंग्लिश में इसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसको देखिए फिगर कैसे बनाते हैं, इस तरह से होता है, और ये ऊंचाई होता है। ठीक, तो इसमें इसको भी बेस करते हैं, इसको भी बेस करते हैं, इन दोनों बेस का ये है 12 मीटर, और ये जा करके 20 मीटर। ठीक, और ये ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर। तो अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, ये समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, समलम, इसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम भी कहते हैं, तो का क्षेत्रफल, इसका हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं कि 1/2 गुना आधारों का योग
इंटू ऊंचाई, ठीक, आधारों का योगफल इंटू ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा, आधारों का योग क्या हो जाएगा 12 इंटू 20, और ऊंचाई क्या हो जाएगा 10 मीटर। क्या देख रहे हैं कि 1/2 इंटू हो जाएगा 32 इंटू 10 आने की 5 आने 5 दूनी 10 5 116 मीटर स्क्वायर, ठीक, 160 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नंबर क्वेश्चन में है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये टी एक्स माइनस 12y माइनस 100 इक्वल टू 0 वृत्त वाले वृत्त का केंद्र है। तो समीकरण वृत्त के केंद्र का समीकरण, ठीक, वृत्त के केंद्र का समीकरण, इसमें देखिए एक ये होता है यानी कि माइनस ये और माइनस बी, ठीक, माइनस ए इंटू माइनस बी वाले वृत्त के केंद्र का समीकरण का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0, समीकरण होता है, ठीक। तो चलिए इस पर बिठाते हैं, देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये समीकरण दे रखा है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y माइनस 100 इक्वल टू 0, इस तरह से दे रखा है। ये वाला समीकरण के अनुसार फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर भी ठीक है, प्लस 2, ठीक, ए एक्स 2 है, यहाँ पे 8x आना चाहिए यानी कि 4x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल गया 2ax, ठीक, 8x आ गया। फिर यहाँ पे कह रहा है 2by होना चाहिए, 2by यानी कि 6y, ठीक, तब जाकर के 1 माइनस 12 आ जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे c यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक, ये वाला आ गया। हाँ, इस तरह से इसको बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस ये माइनस ए की जगह क्या निकल रहा है, माइनस ए की जगह क्या दिख रहा है 4, ठीक, तो यहाँ पे 4x लिखेंगे। फिर माइनस बी की जगह क्या दिख रहा है माइनस बी की जगह दिख रहा है कितना 6, ठीक, ये वाला दिख रहा है, हम एक से लिखेंगे, एक से लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या कहेंगे -4:6, -4:6, ये वाला आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी। इसमें ये वाला समीकरण को याद रखना है, ठीक, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वाला समीकरण को याद रखना और इस तरह के समीकरण में इसको पुट कर देना, जैसे हम लोग यहाँ भी पुट किए। अगला प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय 1500 रुपया है। ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय अगर 1500 रुपया है तो ये बी की हम लोग कह सकते हैं कुल मासिक आय। अब औसत आय दे रखा है तो कुल मासिक आय में निकालने के लिए जितने लोग रहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे ए और बी यानी 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 215 आने की 3000 रुपया, ठीक। फिर उसी तरह से बी और सी का मासिक आय दिया है तो बी और सी का कुल मासिक आय हो जाएगा 2 गुना 2500 आने की कितना 5000 रुपया, ठीक। उसी तरह से आगे फिर कह रहा है ए और सी का, ए प्लस सी का कुल मासिक आय हो जाएगा 2 गुना 3000 रुपया आने की 6000 रुपया। तो एक करके देख लिया। अब हम लोग पूरा को अगर सम करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसमें हो जाएगा ए प्लस बी, फिर हो जाएगा बी प्लस सी, फिर सी प्लस ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11 और 3 14,000 रुपये, ठीक। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ये हो जाएगा 14,000 यानी कि यहाँ देख रहे हैं 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि ये प्लस बी प्लस सी तीनों का योग जो है सो 7,000 रुपया निकल गया, ठीक। तीनों का योग टोटल मासिक आय कितना निकल गया 7,000 रुपया। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ए की मासिक आय क्या है। ए की मासिक आय निकालने के लिए अगर हम लोग बी सी का कुल मासिक आय को अगर इसमें घटा देते हैं तो निकल जाएगा। जैसे ABC का कुल मासिक आय कितना है 5,000 रुपये, तो इसमें घटा देते हैं यानी कि यहाँ पे लिखेंगे A
का मासिक आय हो जाएगा 7,000 में 7,000 में 5,000 को माइनस कर देंगे, आगे निकल गया 2,000 रुपया। आंसर क्या ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात 4:5 है। गति का अनुपात 4:5 ठीक। इसमें कह रहा है कि यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटों में 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 घंटों में 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका गति क्या हो जाएगा? गति बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, आने के 600 किलोमीटर चल रहा है और कितना समय में? 5 घंटों में। आने के हम लोग देख रहे हैं कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है। तो दूसरी ट्रेन की बात करें तो 5 हो जाएगा। आने के यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली ट्रेन की गति क्या होगी? पहली ट्रेन की गति आने की 4x, तो 4x में क्या हो जाएगा? 24 चौका आने की 96 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ठीक, आने की ऑप्शन ये। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। इस तरह से लिखते हैं कि ये एक दिनों में 60 कार्य को कर सकता है। केवल बी उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। बी जो है सो 50 दिनों में करता है। यानी कि इसमें देख रहे हैं कि ये जो उसी जिस कार्य को 60 दिन में करता है उसी कार्य को बी जो है सो 50 दिन में करता है। ठीक, तो दोनों को हम लोग पहले क्षमता निकाल लेंगे, यानी कि कौन कितना काम कर पाता है। क्षमता करने का मतलब किसमें ज़्यादा एफिशिएंसी या पावर है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको दोनों को सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। 60 और 50 का दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 300। ये 300 जो है सो पूरा काम को दर्शाता है, यानी टोटल वर्क को दर्शाता है। ये एलसीएम निकालने के बाद जो 300 निकला वो पूरा वर्क को दर्शाता है। तो इसमें अगर 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 12 दिन तक कार्य करने के पश्चात चला जाता है। ये 12 दिन तक कार्य करता है। 12 दिन तक कार्य करता है कि कितना काम कर लिया? 5 × 12 यानी कि 60 काम उसने कर लिया, फिर वो चला गया। टोटल काम कितना है? 300 काम है, जिसमें से 60 काम ये कर लिया, तो इसमें घटाएंगे तो कितना बच गया? यानी कि 240 काम जो है सो बच गया। अब ये 240 काम जो है सो कौन करेगा? केवल बी करेगा। तो फिर वही आगे क्वेश्चन कर रहा है कि शेष कार्य को करने के लिए बी को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? यानी कि 240 काम शेष बचा है। ये जो है सो एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 24 40 दिन आ जाएगा आंसर। ठीक, एक दिन में 6 काम करता है, तो 240 काम कितना दिन में करेगा? 40 दिन में। ये 40 दिन आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र की परिधि 640 मीटर है। आयताकार क्षेत्र की परिधि जो है 640 मीटर है। आयताकार परिधि, आयताकार जैसे इस तरह से होता है, तो इसमें परिधि की बात कर रहा है। परिधि का मतलब ये चारों साइड का जो है सो सामान्य की योग, चारों साइड का योग। ठीक, इसको हम लोग परिधि कहते हैं या इसको परिमाप भी कहते हैं। तो आयताकार है तो आयताकार का होता है 2 × L + यानी कि दोनों लंबाई प्लस चौड़ाई, इन दोनों का परिमाप दे रखा है 640 मीटर। ठीक, तो इसको यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 320 मीटर, यानी कि 320 मीटर लंबाई और चौड़ाई दोनों का जोड़ कितना है? 320 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है, और फिर आगे कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात जो सो 3:1 है। 3:1 कहने का मतलब यानी कि 3x + 1x या तो फिर x, इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 320 लंबाई और चौड़ाई का। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 4x निकला, 320 यानी कि x = 80 मीटर निकल गया। x = 80 मीटर निकल गया, तो कह रहा है क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो x = 80 मीटर, तो हम लोग कह सकते हैं कि लंबाई = क्या हो जाएगा? लंबाई = 3x है तो 3 × 80, और चौड़ाई क्या हो जाएगा? x है तो 1 × 80 यानी कि 240 मीटर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80 मीटर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 240 × 80, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 3 19 यानी 200 इतना मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आम के 9 पेड़ एक सीधी रेखा में है। 9 पेड़ एक सीधी रेखा में, चलिए इसको बना लेते हैं इस तरह से। सीधी रेखा
कितना है 9 पेड़ है, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक। ये 9 पेड़ है, एक सीधी रेखा में बोला, तो ये सीधी रेखा में 9 पेड़ है। फिर से कह रहा है कि प्रत्येक आम के पेड़ के मध्य की दूरी 2.5 मीटर, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी कितना है 2.5 मीटर, ठीक। फिर कह रहा है पहले और 9वें पेड़ के मध्य की दूरी क्या होगी, यानी कि ये पहला पेड़ और ये 9वां पेड़, इन दोनों के बीच की दूरी जो है सो कितना होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी को निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको जितना यहाँ पे हो पेड़ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, यहाँ पे इतना 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ से कितना है 8 तक है, यानी कि 2.5 को 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 200, यानी कि 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन ये। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है पुत्र और ये है पिता, ठीक। अब आगे कह रहा है कि पिता की आयु जो है सो अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। पिता की आयु, पुत्र की आयु मान के चलो x वर्ष है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 30, जो कि इससे 30 वर्ष अधिक है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में। फिर आगे कहता है 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात करता है, तो 5 वर्ष पहले इसको घटा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -25, यानी कि इसमें 5 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी। इसके बेटे की आयु की ये 3 गुना था, यानी कि इसके 3 गुना, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, अब देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। इसके 3 गुना करा, इसका 3 गुना, यानी कि इसको 3 गुना से मल्टीप्लाई करें तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या निकलता है 3x - 15, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 25। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3x को इधर से x लेंगे 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40, यानी x हम लोग देखेंगे कि 20 वर्ष निकल गया, ठीक। पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु हम लोग क्या है, वर्तमान आयु हम लोग के पास है x प्लस 3, तो x मेरा यहाँ 20 निकल गया, और ये 30, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 20 प्लस 30, यानी कि 50 वर्ष पिता की आयु हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन ये सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह तो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 या 4 से विभाजित होने पर शेषफल 5 रहता है, ठीक। कौन कौन सा बोल रहा है 2 3 और 4, 2 3 या 4 से विभाजित होने पर शेषफल 5 रहता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या कि इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 2, यानी कि क्या देख रहे हैं 2 3 6 और 12, यानी कि 12 ये निकल गया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या ऑप्शन के अनुसार इसको लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या आता है कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना शेष बच रहा है 5 शेषफल बच रहा है, तो 5 जो शेषफल बच रहा है उसको भी हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 84 प्लस 5, यानी कि 89, ठीक। आंसर ऑप्शन सी। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोले की तल क्षेत्रफल 1000 मीटर है। गोला की बात कर रहा है, गोला का बात कर रहा है, तो इसको हम लोग गोला बना लेते हैं, ये है गोला, ये इसको यहाँ से लेकर के इसको त्रिज्या बोलते हैं। फिर बोल रहा है कि इसका तल क्षेत्रफल, तल क्षेत्रफल का मतलब हम लोग देखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसको बोलते हैं, ठीक। तो देखिए गोला भी जो होता है तो उसका भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको तो एक संपूर्ण, इसको तल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तल क्षेत्रफल क्या दे रखा है, तल क्षेत्रफल इसका दे रखा है 1000 मीटर स्क्वायर, यहाँ तक समझे। फिर आगे कह रहा है कि तो उसी त्रिज्या वाले ऊंचाई, मतलब यही त्रिज्या, ये इसका जो त्रिज्या उसी त्रिज्या वाले 10 मीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का घनफल क्या होगा। सिलेंडर देखिए इस तरह से, इसका ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर और त्रिज्या वही जो गोले का है वही त्रिज्या इसका भी है। इसका घनफल निकालना पड़ेगा। घनफल कहने का मतलब हम लोग कहते हैं आयतन। घनफल किसको बोलेंगे, आयतन। तो देखिए यहाँ पे गोले का तल क्षेत्रफल, गोले का तल क्षेत्रफल क्या है या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र जानते हैं 4πr²। तो यहाँ पे दिया रखा है 1000 मीटर स्क्वायर है और ये हो जाएगा 4 पाई का मान मालूम नहीं, यार का मालूम भी हम लोगों को मालूम नहीं, आपको निकालना है
तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 25 मीटर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक निकल गया। अब देखो यहाँ पे है ये बेलन है, बेलन या सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन। तो यहाँ पे क्या होता है सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पे दे रखा है क्या है 250 मीटर स्क्वायर, और एच क्या है 10 मीटर। अब यहाँ पे इसका आयतन क्या निकल गया 2.5 यानी कि 2500 मीटर क्यूब, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आज इतना है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।